हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास जो है उसमें मैं आपको आज अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताने वाली हूँ। तो अधिगम के सिद्धांत को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताने वाली हूँ, जैसे कि आपने बाल विकास में कुछ पिछले जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में जो आप पढ़ चुके हैं और अब कहाँ से शुरू कर रही हूँ ये भी बताने वाली हूँ, ठीक है। तो जो बाल विकास का अर्थ आपने पढ़ लिया, उसकी परिभाषाएं पढ़ ली, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आपने पढ़ा। उनमें होने वाले जो भी विकास, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो, उन सभी को पढ़ा। सभी अवस्थाओं में होने वाली क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, क्या क्या उपयोगिता है, इन सभी चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद आपने नेक्स्ट यूनिट जो आपकी है वो है अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं सिर्फ उन्हीं परिभाषाओं को मैंने बताया है जो आपकी बुक्स में, आपके पेपर में आते हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया अधिगम का वक्र क्या होता है, अधिगम का पठार क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपको बताया। अधिगम का वक्र क्या होता है, अधिगम का पठार क्या होता है, एकदम अच्छे से रट के जाइएगा, इससे क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया है, एकदम स्टोरी की तरह, ठीक है। अब आपका शुरू होने वाला है अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके 3 ही 4 सिद्धांत हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इन्हीं को पढ़ के जाइएगा, इनके अलावा किसी को नहीं पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इस जो आपकी ये जो सिद्धांत है इसको मैं एकदम स्टोरी की तरह, एकदम कहानी की तरह पढ़ाऊंगी। बस आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अच्छी तरीके से सुनिए, अच्छे से देखिए, ताकि आप दोबारा उसको जब पढ़ें तो आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। आप एक बार अच्छे से उसको सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, कुछ चीज़ एक और बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपके जो अधिगम के सिद्धांत है, जैसे आपका थॉर्नडाइक है, स्किनर है, ये 2 सिद्धांत आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छोड़ के मत जाइएगा। जितना मैं कह रही हूँ उतना ही आप करते जाइए। 90+ मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप 90+ मार्क्स जरूर लेकर आएंगे, लेकिन अगर मैं जितना बता रही हूँ आप उतना करेंगे। ज़्यादा पढ़ने से, ज़्यादा चैनल देखने से कुछ नहीं होगा। एक ही चैनल में पढ़िए, एक ही कुछ ही चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि स्मार्ट स्टडी करिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़िए जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो कुछ आपके जो सिद्धांत जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, सिद्धांत आपके हमेशा रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो बस उन्हीं सिद्धांतों को मैं आपको पढ़ा दूंगी और उन्हीं सिद्धांतों को आप पढ़ के जाइए, इतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। ये आपका पहला सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत, जिसमें से जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है इसके बारे में शुरू करते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या था? E.L. थॉर्नडाइक। क्या नाम था? E.L. थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने किसका सिद्धांत दिया? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। इनका मतलब ये था कि जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें गलती भी करते हैं, फिर उसका प्रयास करते हैं सुधारने का, फिर कुछ आगे नई चीज़ सीखते हैं। उसको, किसी भी चीज़ को आप सीखने के लिए कई बार गलती करते हैं, कई बार उसको सुधारते हैं, कई बार उसको गलती करते हैं आप, कई बार उसको सुधारते हैं। कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा दुनिया में काम नहीं है जो आपने किया हो और आपको एक बार में ही समझ में आ गया हो। कुछ ना कुछ गलती आपसे हुई होंगी, उन्हीं गलतियों से आप धीरे धीरे सीखते हो, ठीक है। यानी कि आप धीरे धीरे किसी चीज़ को प्रयास करते हो, उसमें गलतियां भी होती हैं, फिर उसको आप सुधारते हो, फिर आगे बढ़ते हो, कुछ और नया सीखते हो, है ना। तो वही इन्होंने दिया, इन्होंने E.L. थॉर्नडाइक ने क्या दिया? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जब भी मैं बोला करूं मेरे साथ साथ बोलते रहा करिए, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें छप जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक, एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए इनको अमेरिकी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता था। तो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ये पशु वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनका जो पेशा था वो ये था कि ये एक पशु वैज्ञानिक थे, ठीक है। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। अधिगम के जो सबसे पहले नियम है, यानी अधिगम में जो भी नियम या जो भी रूल्स अपनाए जाते हैं वो सबसे पहले किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है।
आगे देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस जो है वो, ये दोनों पुस्तक जो है थॉर्नडाइक की द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस लिखा है और इन्होंने क्या लिखा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस, इन्होंने दो इस नामक पुस्तकों को लिखा है। इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखा है, इसलिए इनको एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान, इसको हिंदी में हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। यानी इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक लिखी है और एनिमल इंटेलिजेंस लिखा है, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहेंगे थॉर्नडाइक। आगे बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक ने किस सिद्धांत को दिया, अभी मैंने आपको बताया थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने कहा है वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा, और जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। यानी कि किसी के भी स्टिमुलस को यानी किसी के भी हम क्या करते हैं, उद्दीपन को यानी उत्तेजना को जब हम बढ़ा देते हैं तो वो क्या करता है, वो उसके प्रति कई सारे बार बार उसके प्रति कोई ना कोई क्रिया करता है, और जब वो उस क्रिया को बार बार दोहराता है तो उससे कुछ ना कुछ नया सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कुछ और भी नाम हैं, यानी कि त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत के अलावा इनके और भी अन्य नामों से इनके सिद्धांत को जाना जाता है, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, आप किसी चीज़ को प्रयास करते हो, प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो, भूल भी जाते हो, फिर उसको प्रयास करते हो, फिर भूलते हो। ठीक है, तो इसको हम प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कह सकते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत, ये इन सभी नामों से इनके सिद्धांतों के नाम जाने जाते हैं। ठीक है, ये सभी याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसका है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसका है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसे कहते हैं, या एसआर थ्योरी किसे कहते हैं, या संयोजनवाद सिद्धांत किसे कहते हैं, या संबंधवाद सिद्धांत किसे कहते हैं। और ये जो मैं आपको थॉर्नडाइक के बारे में बता रही हूँ, ये आपको यकीन मानिए ये आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट, ये सभी में आपका एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, और सभी में इसमें से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। आप सोच लीजिए, एक क्वेश्चन मायने रखता है, इसके लिए तो 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिए। फर्स्ट टाइम जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी अच्छे से समझ में नहीं आया था, और मैंने जहाँ से पढ़ा था मैंने तो खुद पढ़ा था, मुझे अच्छे से रटना पड़ा, मुझे उसको समझना पड़ा, और मैं तो आपको खुद समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक का प्रयोग कहाँ पे हुआ, थॉर्नडाइक का प्रयोग इन्होंने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया था। किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था, यानी जो बिल्ली थी वो बहुत भूखी थी, उस पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। देन इन्होंने देखा कि ये भूखी बिल्ली को इन्होंने एक पिंजरे में, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, उस पिंजरे में एक लीवर लगा दिया, जिसके पैर पड़ने पर वो लीवर क्या होता था, दब जाता था, और पिंजरे का जो दरवाजा था वो खुल जाता था, और भोजन जो बाहर रखा होता था बिल्ली उसे आकर खा लेती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इतनी आसानी से बिल्ली भोजन नहीं पाई थी। उसको ये नहीं पता था कि लीवर पे पैर पड़ने पर लीवर क्या होता है, गेट खुल जाएगा, उसको ये नहीं पता था। पहले उसने इधर उधर पटके इधर उधर पैर मारा कि किसी तरीके से ये पिंजरा खुल जाए, क्योंकि उस भूखी बिल्ली को थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में बंद कर दिया था, और उस पिंजरे को पजल बॉक्स कहते हैं। उस पिंजरे का नाम क्या रखा, पजल बॉक्स रखा। स्टोरी की तरह सुनते रहिए, आपने कहा, आप आराम से अपनी तरीके से लिखिएगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बस सुनते रहिए, स्किप मत करिएगा, वीडियो ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या किया, इसके आगे लिखा हुआ भी है, परेशान मत होइए कि मुझे लिखना पड़ेगा, सिर्फ सुनिए। अभी इसके आगे की जो स्टोरी है मैंने अभी उसको लिखाया है अच्छे से, उसको बताया भी है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन पहले अच्छे से सुनिए। थॉर्नडाइक ने क्या किया, अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया था, जो बहुत ज़्यादा भूखी थी, और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। उस पिंजरे को उन्होंने नाम दिया पजल्स बॉक्स। क्या नाम दिया, पजल्स बॉक्स। उसमें एक इन्होंने लीवर लगाया, जिसके लीवर के दबने से जिससे उस पिंजरे का गेट खुल जाता था, और बिल्ली बाहर आकर भोजन कर लेती थी। लेकिन बिल्ली को पहले तो नहीं पता था। आप किसी चीज़ को जब सीखते हो तो आपको उसके बारे में पहले तो पता नहीं होता है कि इसको हम किस तरीके से सीखें, है ना। ठीक इसी तरीके से बिल्ली को भी नहीं पता था कि इस लीवर पर पैर रखने से दरवाजा खुल जाएगा। ठीक
ठीक है, और हमें भोजन मिल जाएगा। बिल्ली ने क्या किया, इधर उधर भूख के मारे वो तड़पने लगी, इधर उधर पैर पटकने लगी। जब पैर इधर उधर करने लगी, इधर मारने लगी, उधर मारने लगी, पूरे पिंजड़े पे पैर मारने लगी, उसका पैर एक बार लीवर पर पड़ जाता है। जैसे ही उसका पैर लीवर पे पड़ता है वैसे ही उसका गेट खुल जाता है। फिर उसको समझ नहीं आता है कि ये गेट कैसे खुला, क्योंकि वो इधर उधर पैर मारी थी तो उससे समझ में नहीं आता कि ये गेट किस तरीके से खुल गया। उसको ध्यान नहीं रहता है कि उसका पैर लीवर पे पड़ने की वजह से हुआ। फिर उसने खाना खाया, दोबारा जब वो भूखी हुई तो दोबारा फिर उसने इसी तरीके से पैर पटकना स्टार्ट किया और उसका पैर फिर से लीवर पर पड़ा। जब उसका पैर लीवर पर पड़ा तब उसे पता चला कि अच्छा, मैं जब लीवर पर पैर मारूंगी, जब लीवर पर पैर मेरा पड़ेगा तो हमें खाना मिल जाएगा। जब भी मेरा पैर लीवर पर पड़ेगा हमें खाना मिल जाएगा, जब भी मेरा पैर लीवर पर पड़ेगा हमें खाना मिल जाएगा। इस तरीके से वो सीख गई। अब उसने पैर झटकना बंद कर दिया और वो डायरेक्ट क्या करती थी, लीवर पर पैर रखती थी और उसको खाना मिल जाता था। समझ में आ गई स्टोरी? यानी कि किसी चीज़ को आप एक बार जब सीखते हो तो क्या होता है, आपको उसको कोशिश करनी पड़ती, धीरे धीरे आप उसको समझ जाते हो, आप डायरेक्ट उस काम को करने लगते हो। जैसे कि आप मान लो कि आप किचन में हो, आप किचन में कोई नई डिश बनाते हो तो पहले उसको सीखते हो कि अच्छा ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। कभी वो खराब भी होती है, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी मिर्च ज़्यादा हो जाती है ना, लेकिन धीरे धीरे आप क्या करते हो, अब आपको उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट बना लेते हो, आपको पता होता है इसमें कितना क्या पड़ना है, कितना क्या पड़ना है। ठीक इसी तरीके से बिल्ली का भी ऐसे ही काम हुआ। कैसी लगी स्टोरी? अब सोचो, स्टोरी की तरीके से बता दी और पूरी कहानी एक पेज की आपकी हो गई, ठीक है। अब देखिए स्टोरी में आगे कैसे क्या लिखा है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। देखिए ये बिल्ली पिंजरे में कैसे बेचारी भूखी बिल्ली बंद हुई है, ठीक है। चलिए देखिए, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे यानी बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। यानी जिस पिंजरे में बंद कर दिया था उस पर उसका नाम रख दिया पजल बॉक्स, ठीक है। स्पेशली उसका पजल्स बॉक्स नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने रखा उसका नाम, ठीक है। क्या नाम रखा? पजल्स बॉक्स। नेक्स्ट है, पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया। यानी पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में उन्होंने क्या रखा? एक मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर बटन लगा हुआ था, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था। अभी मैंने आपको बताया ना स्टोरी कि उसमें एक लीवर बटन लगा था जिसके दबने पर पिंजरे का दरवाजा खुल जाता था और बिल्ली बाहर आके उस खाने को खा लेती थी, ठीक है। एक चीज का याद रखिएगा कि पिंजरे के बाहर उन्होंने क्या रखा था? मछली के टुकड़े को रखा था। हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक की जब भूखी बिल्ली के लिए जो भोजन दिया जाता था उस भोजन में क्या चीज रखी हुई थी, ठीक है। क्या रखा हुआ था? मछली। भूखी बिल्ली ने भोजन मछली के टुकड़े को प्राप्त करने व पिंजरे से बाहर निकलने के अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। यानी जो भोजन था वो उद्दीपक का काम कर रहा था, वो एक रिस्पॉन्स दे रहा था और बिल्ली क्या कर रही थी? अनुक्रिया का काम कर रही थी, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई कार्य कर रही थी, कोई ना कोई क्रिया कर रही थी, यानी कि अपना पैर इधर उधर पटक रही थी, भूख की वजह से बहुत तड़प रही थी तो अपना पैर इधर उधर पिंजरे में मार रही थी कि किसी भी तरीके से पिंजरा खुल जाए, ठीक है। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। समझिए, मैंने कहा था ना इधर उधर पैर फटकने से, बिल्ली के पंजा मारने से, तो उसका क्या हुआ? एक बार उसका पंजा लीवर पर पड़ गया। लीवर दबने से पिंजरे का दरवाजा खुल गया और भूखी बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। इसी तरीके से वो बार बार, देखिए ये देखिए पिंजरा लीवर पर पैर पड़ा और ये लीवर आपका बना हुआ है, ठीक है। ये लीवर आपका बना हुआ है, यहाँ पर ये लीवर है, ये देखिए यहाँ पर लीवर रखा है, किसी तरीके से उसका पैर पड़ गया और दरवाजा खुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने से पिछली बार से कम समय लगा। यानी कि वो देख रहे थे, वो नोट कर रहे थे इस बात को, वो बिल्ली को बाहर पिंजरे से बाहर निकलने के समय को नोट कर रहे थे। पहली बार उसे बहुत ज़्यादा समय लगा, उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम इसको कैसे भी तोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतनी आसानी से निकल सकती है कि उसमें जो लगा हुआ लीवर बटन जो है उसके दबने से दरवाज़ा खुल जाएगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था ना, इसलिए उसको बहुत टाइम लगा। सेकंड टाइम उसको थोड़ा टाइम लगा, लीवर पे पैर पड़ गया और वो बाहर निकल आई। फिर उसको पता चल गया, अब वो जैसे ही खाना रखा जाता था वो लीवर पे पैर रखती थी और बाहर आ जाती थी, उसको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता था, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। तो इसी वजह से इन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया संबंध का सिद्धांत दिया, ठीक है।
ये देखिए एक बार में ही ये देखिए लीवर लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए लीवर, ये देखिए लीवर आप लगा हुआ है, इसी पे पैर रखती थी और ये दरवाजा खुल जाता था। तो आपको कहानी समझ में आई? ऐसे ही पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग को समझाइए। थॉर्नडाइक के त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत का जो प्रयोग है उसको समझाइए। इस तरीके से आप आराम से कहानी की तरह लिख सकते हो। मैंने कहानी सुनाई, एक बार और मैं कहानी को रिपीट करूंगी ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चीज़ों को दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, मेरा मतलब ये है कि रटने की जरूरत ना पड़े, चीज़ों को समझिए। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम, सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या था? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। इनके कई सारे सिद्धांत के इनके नाम थे, जैसे उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह सकते हैं उसको हम संबंधवाद का सिद्धांत भी कह सकते थे, उसे हम त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी कह सकते थे, सहचरवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक ने 2 पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी? एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो इन्होंने किताब लिखी थी, उसके बेस पर इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया गया। ठीक है, थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, इसलिए इनको अमेरिकी वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थॉर्नडाइक जो है ये एक जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, कैसे वैज्ञानिक थे? एक जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया था। इन्होंने बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखा और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। भूखी बिल्ली तड़पती हुई, पैर पटकती हुई, पंजे को मारती हुई, पिंजरे को किसी तरीके से पिंजरा खुल जाए उसको पैर मारती हुई, उसने क्या किया? तड़प रही थी वो, बहुत देर तक प्रयास करने के बाद वो इधर उधर पैर मारती रही, अपना पंजा मारती रही, और एक बार उसका पंजा उस लीवर पे पड़ गया। उन्होंने एक लीवर बटन रखा हुआ था जिसके दबने से दरवाज़ा खुल जाता था। उस पर जैसे ही पैर पड़ा और वैसे बिल्ली का दरवाज़ा, जो पिंजरे का दरवाज़ा था, वो खुल गया। जो पिंजरा था उसका नाम उन्होंने क्या रखा था? पजल बॉक्स। क्या नाम रखा था? पजल बॉक्स। और उस पजल बॉक्स का जो डोर था वो खुल गया। खुलने के बाद जो थॉर्नडाइक ने जो मछली के टुकड़े को रखा हुआ था वो उसको खा लेती है। फिर थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयास को बार बार दोहराया, अपनी इस जो सिद्धांत को बार बार उन्होंने दोहराया, और उन्होंने ये देखा कि अब बिल्ली को बाहर निकलने में कम समय लगा। एक पल ऐसा आया कि बिल्ली को 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता था, जैसे ही भोजन दिया जाता था वैसे ही लीवर को दबा देती थी बिल्ली और बाहर आ जाती थी। ठीक है, तो ये थी कहानी। ठीक है, ये थी स्टोरी। इसको अच्छी तरीके से कैसे लिखना है, ये जैसे मैंने ये यहाँ पे आपको नोट कराया है, ये इस तरीके से बताया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिखने का तरीका इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, स्टोरी आपको याद हो गई होगी। आई होप, मुझे पता है कि आपको स्टोरी अच्छे से याद हो गई होगी। ये भी याद हो गया होगा कि थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे। जैसे जैसे मैंने आपको लिखाया, अगर आपसे पूछा जाए थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में बताइए, तो थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में जरूर लिखिएगा। ये लिखिएगा कि इन्होंने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया, ये जंतु मनोवैज्ञानिक थे, ये जंतु वैज्ञानिक थे, और ये कैसे थे? ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत दिया। फिर आप लिखिएगा थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक ने अपने, फिर उसके बाद लिखिएगा थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। ठीक है, फिर आप उस स्टोरी को लिखिएगा जो मैंने अभी आप में बताया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसी तरीके से आप छाप दीजिएगा। ठीक है, एक लिखने का तरीका भी होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया उद्दीपक और अनुक्रिया, हमें पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं ये लेकर क्यों आई हूँ? क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी डीएलएड, मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था मुझे भी नहीं समझ में आया था कि भैया अनुक्रिया क्या होता है और ये उद्दीपन क्या होता है। समझने में मुझे काफ़ी समय लगा था, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाए। जो चीज़ मैं नहीं समझ पाती थी, जो चीज़ मैं बार बार समझती थी, उसे मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, ताकि वो आपको भी वही दिक्कत होती होगी कि आपको भी ये भाई उद्दीपक क्या है, ये अनुक्रिया क्या है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं उन चीज़ों को ज़रूर लेकर आती हूँ जो मैं जिस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ, मैं जिसे मुझे पता है कि जो मैं समझने में मुझे देर लगी थी वो आपको समझ में आ जाए। अब मैं देखिए अलग से ये लेकर आई हूँ। आप किसी भी आप यूट्यूब चैनल में आप जिससे भी पढ़ रहे होंगे, किसी भी वीडियो को देखो, वहाँ पर इस तरीके से मेंशन नहीं किया होगा, इस तरीके से नहीं बताया होगा। लेकिन मैं जो फेस कर चुकी हूँ जिन चीज़ों को, उस चीज़ को मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, ताकि आपका टाइम भी ना खराब हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए अनुक्रिया करता क्या है? अनुक्रिया मतलब जो रिस्पॉन्स दे रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? बिल्ली क्या कर रही है? कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रही है। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ अनुक्रिया कर रही है। अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स, इंग्लिश में हम उसको रिस्पॉन्स, आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हो ना, तो बिल्ली इसी तरीके से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रही है, जिसे हम आर कहते हैं। शॉर्टकट में जिसे हम क्या कहते हैं? आर फॉर होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे रही है, यानी कुछ ना कुछ वो अनुक्रिया कर रही है। तो अनुक्रियाकर्ता को हम क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स यानी आर कहते हैं।
और उद्दीपन के बारे में क्या है, जब भी आपका रिस्पांस पूछा जाए या अनुक्रिया कहा जाए, तो अनुक्रिया कौन करता है? क्रिया वही करता है जिसको भूख लगी होगी, भाई वही तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा किसी चीज़ को पाने के लिए, वही कोई ना कोई क्रिया कर रहा होगा ना। तो अनुक्रिया मतलब जो काम कर रहा है उसे अनुक्रिया कहते हैं। जैसे आप पेपर में पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो आप अनुक्रिया करता हो, ठीक है। आप पेपर के लिए आप कॉपी लिख रहे हो, आप पेपर में, आप एग्जाम्स में आप क्या कर रहे हो, कॉपी को लिख रहे हो, तो आप रिस्पांस दे रहे हो ना, अपना अच्छा रिस्पांस दे रहे हो या बुरा रिस्पांस दे रहे हो, तो आप क्या हो? अनुक्रिया हो, ठीक है। नेक्स्ट है उद्दीपन, मृत मछली, ठीक है। आप रिजल्ट पाने के लिए ही तो आप अपना रिस्पांस दे रहे हो, आप अनुक्रिया कर रहे हो ना कि अच्छा रिजल्ट आए, तो रिजल्ट आपका क्या है? आपका रिजल्ट है उद्दीपन। क्या है आपका रिजल्ट? उद्दीपन। आप अगर क्या अथॉरिटी ने कहा था, किसी भी अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए हमें उद्दीपन बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। यानी आप अच्छा रिजल्ट लाने के लिए अच्छी अनुक्रिया करोगे, ठीक है। अच्छा उद्दीपन के लिए आप अच्छी अनुक्रिया करोगे, किसी चीज़ को पाने के लिए आप अच्छी अनुक्रिया करते हो। तो यहाँ पर बिल्ली को क्या चाहिए था? भोजन चाहिए था। तो यहाँ पर जो मृत मछली है वो क्या हो गई? उद्दीपन। अब आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है। तो ये होती है एसआर बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है संबंध, यानी कि आपका संबंध किससे है? रिजल्ट से है, ठीक है। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? रिजल्ट के लिए। तो आपका संबंध किससे है? रिजल्ट से है। तो संबंध मतलब बॉन्ड, इसीलिए हम कहते हैं, यानी कि रिस्पॉन्स का संबंध किससे है? स्टिमुलस से है। स्टिमुलस मतलब होता है उद्दीपन, स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपन। उद्दीपन वो होता है जिसे आप पाने की कोशिश करते हो, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप अनुक्रिया कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, अनुक्रिया कर रहे हो, तो आप क्या हो? रिस्पॉन्स दे रहे हो। और किस लिए रिस्पॉन्स दे रहे हो? अच्छा या बुरा रिस्पॉन्स आपका कहाँ निकलेगा? रिजल्ट में। तो उद्दीपन, जैसे बिल्ली को क्या चाहिए था? मछली। मछली के लिए वो क्या कर रही थी? कुछ ना कुछ अनुक्रिया कर रही थी। मछली नहीं, यानी कि भोजन चाहिए था, ठीक है। अब ये यहाँ पर तो इन्होंने मछली रखा, कुछ भी रख सकते थे, ठीक है। तो मैं जो इस कहानी में जो है उस तरीके से बता रही हूँ। तो बिल्ली क्या कर रही थी? रिस्पॉन्स कर रही थी, किसके लिए? कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स कर रही थी, पैर पटक रही थी उधर उधर, किसी तरीके से दरवाजा खुल जाए, किस लिए? उस भोजन के लिए, यानी उस मछली के लिए, ठीक है। इसी तरीके से तो वो जो मछली हो गई वो उद्दीपन हो गई, यानी आप जिस चीज़ के लिए करते हो वो उद्दीपन हो गया, और आप जो अनुक्रिया करते हो वो क्या हो गया? अनुक्रिया, यानी रिस्पॉन्स हो गया। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब अनुक्रिया और उद्दीपन क्या होता है। अब आप समझ गए होगे। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उद्दीपन और यानी एसआर बॉन्ड थ्योरी किसने दी, आप फट से जान जाओगे ये बिल्ली में था एसआर बॉन्ड थ्योरी, उद्दीपन और अनुक्रिया, यानी कि ये थॉर्नडाइक की है। अगर आपसे पूछे उद्दीपन और अनुक्रिया और उद्दीपन संबंध का सिद्धांत कौन सा है, आप फट से समझ जाओगे उद्दीपन बिल्ली कर, अनुक्रिया बिल्ली कर रही थी, यानी कुछ रिस्पॉन्स बिल्ली कर रही थी, और किस लिए? उद्दीपक के लिए। किसके लिए? उद्दीपन के लिए, यानी मृत मछली के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। आपके बहुविकल्पी में आए या आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब अनुक्रिया क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, अब आप जिंदगी में नहीं बोलोगे अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा बिना स्किप किए, ठीक है। अब इस तरीके से इतनी मेहनत करके मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ों को ला रही हूँ, जो मैंने फेस किया है, जो मुझे नहीं समझ में आई थी, वो भी उनको और अच्छी तरीके से मैं लाती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। बहुत कम लाइक होती है और बहुत कम शेयर करते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपकी तरीके से कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, उनको भी इस तरीके का बेनिफिट मिल सके, उन्हें भी लाभ इस वीडियो का मिल सके। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए जिनके 2 भागों में विभक्त किया गया। देखिए थॉर्नडाइक के जो ये आपके जो नियम है ये बहुत पूछे जाते हैं, शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। भले ही इनके अंतर्गत क्या है ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनके ये जरूर पूछे जाते हैं कि जो 2 नियम हैं उन 2 नियम में से, जैसे मुख्य नियम होता है और गौड़ नियम होता है, तो मुख्य नियम कितने होते हैं, गौड़ नियम कितने होते हैं, मुख्य नियम के कितने नियम होते हैं उनके नाम बताइए, ये गौड़ नियम कितने होते हैं उनके नाम बताइए। टेट में तो बहुत पूछा जाता है, डीएलएड में भी बहुत पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए। तो थॉर्नडाइक के 2 नियम हैं, एक तो आपका है मुख्य नियम जो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका गौड़ नियम जो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मुख्य नियम के अंतर्गत। तो मुख्य नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहला है अभ्यास का नियम, ठीक है, आप जो प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तत्परता का नियम, आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो। फिर है आपका प्रभाव या परिमाण का नियम, ठीक है, परिणाम का नियम, क्या आप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जो आपने जिस चीज़ के लिए आपने तैयारी की, जिस चीज़ को आपने उसका प्रैक्टिस किया उसको, फिर अब उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में। तो 3 नियम है, अभ्यास का नियम,
तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। फिर से बोलिए मेरे साथ, प्रयास का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। तो चलिए एक एक के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, देखिए, तो आपके प्राथमिक नियम यानी प्राइमरी लॉ क्या है? अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आप किसी चीज़ का क्या करते हो? अभ्यास करते हो, किसी चीज़ की एक्सरसाइज करते हो, किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमें सीखने को मिलेगा। ये नियम क्या बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। यानी आप किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उसको उतना ही ज़्यादा आप सीख जाते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि प्रैक्टिस करने से आप नहीं सीख पाते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप पेपर देने जा रहे हैं, यानी कि आप एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, तो आप क्या करते हो? एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हो। जितना ही आप ज़्यादा पढ़ते हो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, उतना ही आप क्या होते हो? उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ता है, आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है, एकदम आपको रट जाता है। ठीक है, वहाँ पर आप आराम से बिना सोचे समझे अगर वो क्वेश्चन आता है आप आराम से लिख लेते हो। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही पर यहाँ पर कहा गया है कि अभ्यास का नियम ये बताता है कि किसी काम का हम जितना ही अभ्यास करेंगे, जितनी भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए आप क्या करते हो? पहले उसकी तैयारी करते हो। ठीक है, कि उस काम को, उस चीज़ के लिए रेडी होते हो पहले आप। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, जैसे आप एग्जाम्स के लिए सबसे पहले रेडी होते हो कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें ये एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या होता है? आप रेडी होते हो। ठीक है, तब उसके बाद आप उसका अभ्यास करते हो। ठीक है, हम यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। अगर हम किसी काम को सीखने के लिए रेडी नहीं होते हैं तो हम उस चीज़ को जल्दी सीख नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं यहाँ पर एक डायग्राम, यहाँ पर जो आपका फिगर है इसके माध्यम से, मैं एक पिक्चर है इसके माध्यम से लेकर आई हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे। देखिए, मम्मी इसको डांट रही है पढ़ने के लिए। जैसे आपकी मम्मी आपको पढ़ने के लिए फोर्स करती है, पढ़ो 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 वरना मार खाओगे, वरना बहुत पिटोगे, है ना, ऐसे बोलती है ना। लेकिन जब तक आप अंदर से रेडी नहीं होते हो, जब तक आपका अंदर से मन नहीं करता, आपका पढ़ाई, मम्मी कह गई आप कॉपी तो खोल कर बैठ गए, आप बुक तो खोल कर बैठ गए, लेकिन आपका जब तक पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जब तक आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगे, उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को करने के लिए आप जब तक अंदर से आप तैयार नहीं होगे, आप उस चीज़ को करने के लिए रेडी नहीं हो। जैसे आपने सोच लिया, जैसे आपका एग्ज़ाम आया है, ठीक है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हो तो आप अच्छे से नहीं, अब आपने सोच लिया अरे हम पास नहीं हो पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सी, जैसे एग्जाम्पल मैं मैथ्स का देती हूँ, बहुत से ऐसे प्रशिक्षु हैं जो मैथ के लिए सोच लेते हैं अरे ये हमसे नहीं हो पाएगा, मैथ तो वैसे भी हम नहीं कर पाएंगे और बाकी सब्जेक्ट देख लेते हैं, मैथ तो वैसे भी नहीं होगा, उसको साइड में रख देते। नहीं, जब तक आप उसके लिए तैयार नहीं होगे, आप उसको पढ़ोगे नहीं, उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको मैथ क्या कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ईजी मैथ आती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से आप लोग नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हो तो उस चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाते हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार होते हो तो आप उसको जल्दी सीख लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ता है। यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना संभव नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। ठीक है, तो प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम यानी कि आपका किसी भी चीज़ पे आपका क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, ये मम्मी जी हैं, मैं मम्मी को ही लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोग के घर में मम्मी ही ज़्यादा पिटाई करती होंगी। ठीक है, तो देखिए मम्मी क्या कह रही है, अब जैसे ये बच्ची बॉटल क्या कर रही है, बॉटल को देखो क्लीन कर रही है, उसकी जो डस्ट है उस पर उसको साफ कर रही है। अब यही मम्मी आई बोली अरे वाह, जैसे आप घर पे कोई काम करते हो, ठीक है, मान लो आपको बॉटल दे दिया, आप बॉटल भरने को दे दिया, आपने बिना बताए मम्मी के आपने खुद बॉटल भर दी, मम्मी ने आपसे कहा भी नहीं। ठीक है, आपने बॉटल भर दिया, सोचा मम्मी खुश हो जाएंगी, मम्मी आई आपको बहुत ज़्यादा सराहना दी कि अरे मेरी बेटी तो बहुत प्यारी, मेरा बेटा तो बहुत प्यारा, उसने तो बॉटल भर दी। अब पता चला आपको 10 बनी थी, आप 15 भर गए, क्योंकि मम्मी आपकी तारीफ करके चली गई है ना। आप तारीफ में क्या हो गए, मम्मी तारीफ कर गई, आप पिघल गए। ठीक है, अब वही आपने बॉटल भरी, आपने मान लो 5 बॉटल भरी, अब मम्मी आपकी आई और बोली ये तुमने क्या किया, इस तरीके से नहीं भरना था, मैंने तुमसे कहा था नहीं भरो, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुम बहुत नालायक हो, इस तरीके से बोल दिया। आपको जो 10 बॉटल आप भरने वाले होगे तो आप छोड़कर उसको वहीं पे पटक के चले आओगे,
मम्मी मेरी तारीफ़ ही नहीं करती, मम्मी ने आपकी क्या कर दी, तारीफ़ नहीं की, आप सैड होके चले आए। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अगर आपको किसी भी काम ने आपको किसी भी जब किसी चीज़ को आप सीखने चलते हो, उस काम को अगर संतोषजनक होगे तो आप उसको बहुत तेज़ी से सीख लोगे। जैसे कि अगर मम्मी ने आपकी तारीफ़ कर दी काम के लिए तो आप और ज़्यादा काम करोगे। अरे मम्मी ने तारीफ़ कर दी, लाओ 6-7 बॉटल और भर दें, है ना। वही आपकी मम्मी अगर कह दें कि नहीं, तो वही आपकी मम्मी तारीफ़ ना करें और आपको पीट कर चली जाएँ, तो क्या होगा, आप उस चीज़ को आप उसमें आपका मन नहीं लगेगा, आप दुखी हो जाओगे, आप उस चीज़ को छोड़ दोगे। यानी जो भी काम असंतोषजनक होगा उसमें आप कम सीखोगे, उसको तो वो सीखना संभव नहीं होगा। थॉर्नडाइक ने इस नियम को पुरस्कार और दंड का महत्व दिया है। अगर आपको कोई पुरस्कार दे रहा है, पुरस्कार का मतलब ये है कि अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो आप उस चीज़ को जल्दी सीखोगे, संतोषजनक वो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको कोई दंड देकर चला गया, डांट के चला गया, मार के चला गया और गुस्सा करके चला गया, तो आप क्या करते हो, वो असंतोषजनक आपके लिए काम हो जाएगा, आप उसको नहीं सीखोगे। फिर ठीक समझ में आ गया। इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं लेकर आई हूँ। और जो अगर मम्मी को मत सुनाना भाई, मम्मी सुनेंगी तो मुझे भी पीटने लगेंगी कि मेरे बच्चों को ऐसे पढ़ा रही हो। नेक्स्ट है गॉड नियम। अभी आपने क्या पढ़ा, मुख्य नियम। मुख्य नियम में आपने क्या पढ़ा, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम यानी आप चीज़ को, जितनी भी चीज़ को आप एक्सरसाइज करोगे, जितना भी उसके प्रैक्टिस करोगे, जितना भी अभ्यास करोगे, वो चीज़ उतनी जल्दी आप चीज़ों को सीखोगे। नेक्स्ट है आपका तत्परता का नियम, यानी कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आप सबसे पहले उसके लिए रेडी होते हो। यानी कि एग्जाम्स की तैयारी है, आपके डीएलएड एग्जाम की तैयारी है, उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, आप उसके लिए रेडी होते हो कि मुझे ये सिलेबस देखते हो, रेडी होते हैं, यानी सारे सिलेबस देखा आपने, हर एक विषय का सिलेबस देखा, कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम्स क्रैक करना, और ये सोच लेते हो कि अगर हमें 90% लाने हैं तो आप फिर उसके लिए खूब मेहनत करते हो, तो पहले से ही आप उसके लिए रेडी होते हो। नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम, यानी कि अगर आपको कोई सराहना दे रहा है, आपको कोई तारीफ कर रहा है, तो आपको कोई भी काम संतोषजनक होता है तो उसका आप जल्दी सीखते हो। अगर कोई काम आपके लिए असंतोषजनक होता है तो आप उसको नहीं सीख पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गॉड नियम। गॉड नियम आपके 5 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम और साचर परिवर्तन का नियम। चलिए, ये देखने में तो बड़ा टफ लग रहा है लेकिन ये भी बहुत ही ईजी है। देखिए कैसे चुटकी में मैं आपको समझाकर चली जाऊंगी। चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गॉड नियम यानी जो आपका सेकेंडरी लॉ है, ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका बहुप्रतिक्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। यानी आप किसी चीज़ को बार बार रिस्पॉन्स देते हो, मल्टीपल यानी कि बार बार उस चीज़ पर अनुक्रिया कर रहे हो, बार बार उसका रिस्पॉन्स दे रहे हो, उसे हम बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए बिल्ली बार बार प्रयास करती है ना, क्या करती है, बिल्ली भूखी है और बार बार चीज़ों को प्रयास कर रही है। देखिए पिंजरा मैंने बनाया हुआ है, चीज़ों को प्रयास कर रही है। आप किसी भी डीएलएड के किसी भी आप जो भी आप वीडियोस देखते हैं, देखिएगा उसमें इस तरीके से बिल्कुल नहीं बताया जिस तरीके से मैं पिक्चर लेकर आई हूँ आपको उस चीज़ को बताने के लिए, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कितनी पिक्चर की के बेस पे मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आपके दिमाग में, देखिए आप जब किसी चीज़ को सुनते हो, उस चीज़ को देखते हो, उसके पिक्चर देखते हो और उसको ध्यान से सुनते हो, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती है। जब आप एग्जाम में यही लिखोगे ना, तो आपको ये पिक्चर नज़र आएगी और ये पिक्चर से ही आप कई सारी पूरी स्टोरी आप लिख दोगे। जैसे मैंने पिक्चर दे देकर आपको ये पढ़ाया है, इस तरीके से आप कई पूरी स्टोरी लिख दोगे, आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। एक बार आपने पढ़ा, एक बार और पढ़ लीजिएगा, आपको आ जाएगा समझ में। देखिए इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। यानी कि ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं, किसी भी नए काम को शुरू करते हैं, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। उसके बाद उस काम को करने की हमें सही तरीके से सही विधि मालूम हो जाती, सही मेथड मालूम हो जाता है कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पहले आप चीज़ों को देखते हो, उसको इकट्ठा करते हो, फिर पढ़ते हो, पढ़ने के बाद फिर आप दोबारा जब पढ़ते हो तो आप सोचते हो नहीं इस तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। आप कई बार उस चीज़ को जब पढ़ते हो, कई बार उस चीज़ का प्रयास करते हो, तो चीज़ें आपके लिए शॉर्ट होती चली जाती हैं। आप खुद ही उसी में समझ जाते हो कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बिल्ली देखिए बार बार प्रयास करने के बाद उसे उसका रास्ता मिल ही जाता है, कि उसको उसका लीवर मिल ही जाता है कि लीवर दबाने पर वो भोजन प्राप्त कर लेती थी। पहले उसे बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती थी और धीरे धीरे उसे बिल्कुल भी कोशिश करनी नहीं पड़ी। ठीक है, इसे हम बहुप्रतिक्रिया का नियम करते हैं, यानी कि बार बार किसी चीज़ को करने से जो चीज़ें हमें आसानी हो जाती है उसे हम बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। ठीक है, इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे कि
जैसे कि आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ने चलते हैं तो यानी आप छोटे छोटे, देखिए आपके बुक्स में छोटे छोटे यूनिट वाइज दिए होते हैं आपकी चीज़ें, उस यूनिट में भी आपके चैप्टर दिए होते हैं, यानी कि आप चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों को छोटे छोटे भागों में चीज़ों को विभाजित कर देते हैं तो वो चीज़ें आसान और सरल हो जाती। जैसे आप रोटी खाते हो तो रोटी एकदम से पूरी रोटी नहीं खा लेते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खाते हो जो आपके लिए आसान होती है, आपको निगलने में, आपको चबाने में आसानी होती है। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना चाहिए, छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका आत्मीकरण का नियम यानी लॉ ऑफ एसिमिलेशन। आत्मीकरण का नियम क्या होता है जानते हैं? बहुत आसान है, देखने में टफ है लेकिन बहुत, देखिए यहाँ पे एक बच्चा देखिए साइकिल चला रहा है, मैं इसके माध्यम से आपको समझाती हूँ। देखिए मैं पिक्चर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको ये जो टफ आपके वर्ड लिखे होते हैं ना, आत्मीकरण, आत्मसातीकरण, ये आपको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे मुझे नहीं, पहले जब मैं पढ़ती थी मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी भाई, रटना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, लेकिन अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं तो आप अच्छे से, ये आपके लिए सरल हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चा एक साइकिल चला रहा है और यहाँ पे ये जो लड़का है ये आपका क्या कर रहा है? बाइक चला रहा है। अब सोचो कि अब इससे इसका क्या कनेक्शन है आत्मसातीकरण का? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो नई चीज़ सीखने के लिए हमें पहले जो पूर्व ज्ञान होता है हमें उन पूर्व ज्ञान से जोड़कर हमें नई चीज़ों को सीखना चाहिए। जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो अपने हमें पुराना जो ज्ञान होता है उससे जोड़कर उन चीज़ों को सीखते हैं तो हम चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं। जैसे ये बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखा, साइकिल चलाने सीखने के बाद जब आप बड़े होते हो तो आप बाइक जब चलाते हो तो वो आपके लिए आसान होती है। अब जब आप पहली बार बाइक चलाओगे, आपने कभी साइकिल भी नहीं चलाई, कुछ भी नहीं चलाई है, और अब पहली बार बाइक चलाओगे तो आपको सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और अगर आप पहले से साइकिल चला चुके होते हैं उसके बाद आप बाइक चलाना शुरू करते हैं तो आपके लिए वो चीज़ आसान होती है। ठीक है, यानी कि आप डरते नहीं हो उस काम को करने में। तो यही पे यहाँ पे कहा गया है कि इस नियम के अनुसार हम नवीन या नए ज्ञान को अपने पूर्व यानी पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। यानी हम जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उस नई चीज़ को सीखने के लिए पहले हम उस पुराने ज्ञान को उसी में जोड़ लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए सरल हो जाती है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, आप जब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डीएलएड में आपने देखा होगा, मान लो कि आप संज्ञा की परिभाषा पढ़ रहे हो, आपने वो 5th क्लास में भी पढ़ा है, 3rd क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, 3rd में, 4th में, 5th में, 6th में सब पढ़ा है। ठीक है, कुछ चीज़ें आप उसमें ऐड कर लेते हो, जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, और भी चीज़ें थोड़ी और भी लेवल, उसका थोड़ा लेवल और हाई कर लेते हो। लेकिन वो चीज़ आपने जो 3rd क्लास में पढ़ी है, 2nd स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में, यहाँ तक कि आप हाई स्कूल तक आपने, इंटर में सब पढ़ी, अब आप उसके डीएलएड में भी आ गया तो आपके लिए वो चीज़ देखने, अरे ये तो मैंने पढ़ा है संज्ञा, बहुत आसान है। मान लो अगर आप उसको एक बार भी पढ़ लेते हो तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है ना। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी जैसे मैं समझा रही हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट है मनोवृत्ति यानी अभिवृत्ति का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ एटीट्यूड। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी, यानी हमारी सोच जितनी पॉजिटिव होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अभिवृत्ति कम हुई तो हम काम को कम सीखेंगे। यानी कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप डीएलएड एग्ज़ाम देने वाले हो, यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे अंदर हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हम पहले से ही सोच लेंगे कि नहीं भाई हमारा 70% आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आ सकता, तो फिर आप नहीं ला सकते इसके ऊपर। अगर आपने सोच लिया कि मैं 90+ मार्क्स लेकर आऊँगी तो आप ज़रूर लेकर आओगे। यानी कि आपको किसी भी काम को करने के लिए उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखना ज़रूरी होता है। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो वो काम ज़रूर सफल होगा। ठीक है, पहले से अगर आप ये मन बना लोगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है आपका सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। यानी जो आप क्रिया पहले से कर चुके हो उसी परिस्थिति में उसी क्रिया को बाद में दोहराना क्या कहलाता है? सहचर्य क्रिया का नियम कहलाता है। ठीक है, देखिए पिक्चर्स बनी हुई कितनी अच्छे से। अब एक चीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं देखिए कितनी अच्छी आपकी आज वीडियो लेकर आई हूँ, मैं देर से लेके आई हूँ लेकिन अच्छी से वीडियो बना के लाई हूँ। अब जब भी मैं आपको वीडियो दूंगी तो उसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न ऐड कर दूंगी ताकि आपने जो पढ़ा है उसका जवाब आप देते रहें। अब यहाँ पर जो आपने पढ़ा है उसको आप बहुविकल्पी प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी, आप खुद सॉल्व करोगे। ठीक है,
मैं बताऊंगी लेकिन आपके सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या है, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने चीज़ों को अच्छे से समझा है और इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सोचिए मैं कितना अच्छा आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपके जब भी मैं आपकी यूनिट या आपके कोई भी टॉपिक्स लेकर आऊंगी उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न जरूर लाऊंगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ गई हैं। अब ये जो बहुविकल्पी प्रश्न कराने वाली हूँ इसको आप खुद सॉल्व करके आप कमेंट्स में लिखिएगा कि इसका आंसर ये है। जैसे ही आप वीडियो यहाँ पर पहुँचे वैसे ही आप उस कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर ये है, बिना सोचे बिना देखे, सोचना तो पड़ेगा ही, सॉरी, बिना देखे आप खुद इसका आंसर दीजिए, ठीक है। फिर मैच करिए कि आंसर सही है या गलत है। देखिए, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? जल्दी से बताइए, रूस के, स्वीडन के, जर्मनी के या अमेरिका के? कई बार मैंने आपको बताया है, अभी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, जल्दी से बताइए थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है। देखिए, मैं सिर्फ 10 आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगी, 10 बहुत हैं, इससे बाहर एक भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आएंगे। सोचिए, इससे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुत टेंशन ले लेते हो ना आप लोग, ये पढ़ना है, ऐसे कैसे करें, एकदम टेंशन मत लो, मेरे साथ हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताओ, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है? हाँ, बिल्कुल सही। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। वो कौन वैज्ञानिक है? अमेरिकन वैज्ञानिक है। तो उत्तर नंबर आपका क्या है? डी है। नेक्स्ट है आपका, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य कितने नियम बताए हैं? मैंने आपको मुख्य नियम बताए थे, जल्दी से बताइए। एक आपको मुख्य नियम बताया और एक गौड़ नियम। इन्होंने सीखने के 2 नियम बताए, एक मुख्य नियम और गौड़ नियम। तो मुख्य नियम कितने बताए थे और गौड़ नियम कितने बताए थे? जल्दी से कमेंट्स में बताइए, लिख कर दीजिए, मुख्य नियम इतने बताए हैं, गौड़ नियम इतने बताए। जल्दी से कमेंट्स में बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी। हाँ, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम 3 बताए थे। कौन कौन से बताए थे? वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर आपका सी सही है। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया? अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? कौन भूखा था? किसको पजल बॉक्स में बंद किया गया था? कौन लीवर दबाता था? किसको भोजन में मछली का टुकड़ा दिया गया? जल्दी से बताइए। कुत्ता, बिल्ली पर, घोड़े पर, केवल चूहे पर? जल्दी से बताइए। हाँ, किस पर दिया था? बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कौन सा सिद्धांत दिया है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है? जल्दी बताइए। हाँ, बहुकारक सिद्धांत दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है? जल्दी से बताइए। गेस्टाल्टवाद, क्लासिक थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद या प्रयत्न या भूल का सिद्धांत, जिसे हम त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी कहते थे, ठीक है। अनुक्रिया और अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कौन सा सिद्धांत दिया है? प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट है, सीखने के नियम कितने प्रतिपादित किया? तो सीखने के नियम को थॉर्नडाइक ने बताया था। कौन कौन से? मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 तरीके के बताए, गौड़ नियम 5 तरीके के बताए। तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? मैंने आपको बताया, उद्दीपक वो होता है जिसके लिए आप कोई रिस्पॉन्स करते हो, जिसके लिए आप अनुक्रिया करते हो, जिसके लिए आप कोई तैयारी करते हो, ठीक है। जैसे कि बिल्ली किसके लिए अनुक्रिया कर रही थी, किसके लिए रिस्पॉन्स दे रही थी? मछली के लिए, भोजन के लिए, ठीक है। तो उद्दीपन क्या और अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, एसआर सिद्धांत किसने दिया है? जिसे हम हिंदी में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। एस मतलब स्टिमुलस, आर फॉर रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत कहते हैं। ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। आगे बढ़ते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो अधिगम का बंध सिद्धांत जो है वो हमारे थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत यानी जो आपने अभी पढ़ा, आपने भी क्या पढ़ा? अनुबंधन और क्रिया का सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट और लास्ट आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं? 5 गौड़ नियम बताए हैं। कितने गौड़ नियम बताए हैं? 5। मुख्य नियम कितने बताए थे? कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मुख्य नियम कितने बताए हैं और थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम कितने बताए हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अच्छे से पढ़ सके, इसका लाभ उठा सके और उनका भी पेपर अच्छा हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
जैसे ये मुस्कुरा रहा है ऐसे हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।